ठीक है, अपन नाउ वी स्टार्ट विद दिस शीट। ये मैंने आपको पहले भेजी थी कि आप पढ़ के इसको क्वेश्चंस करें, बट एनीवे लेट अस डिस्कस दिस। ये जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर है, इसका जो आपका सिलेबस है, सिलेबस ये है कि पार्टनरशिप क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, पार्टनरशिप डीड किसको हम कहते हैं, अगर डीड साइलेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट के वो कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हम किसे कहेंगे, प्रिपरेशन ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट कैसे बांटते हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, पास्ट एडजस्टमेंट्स, गुडविल और नेचर और गुडविल की कैलकुलेशंस, ये हमारे सिलेबस में। तो पहले जैसे यहाँ पे है कि पार्टनरशिप जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग एसोसिएट होते हैं और वो अपनी कैपिटल मिलाते हैं, नॉलेज मिलाते हैं, एक्सपर्टीज शेयर करते हैं और वो एक साथ काम करते हैं और फिर जो भी बिजनेस का प्रॉफिट लॉस होता है वो आपस में बांटते हैं। अगर मैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन की बात करूं तो सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप है। जैसे कोई भी रिलेशनशिप होती है, उस रिलेशनशिप की कुछ चीजें होती है कि उसमें हम करते क्या, फ्रेंडशिप, तो दे आर फ्रेंड्स, दे शेयर एंड देन दे मे प्ले टुगेदर, देन दे मे स्टडी टुगेदर, ये सब चीजें होती है। तो पार्टनरशिप भी एक तरह की रिलेशनशिप है, दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, इसमें मिनिमम 2 लोग चाहिए। और रिलेशनशिप किस बात की है, हाँ, ये टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। प्रॉफिट्स एंड लॉस किस चीज का, बिजनेस का। जो बिजनेस कौन कैरी ऑन करेगा, वो कोई एक कैरी ऑन करेगा या एक के बिहाफ में सब कैरी ऑन करेंगे, है ना, कैसे भी हो सकता है। तो ये डेफिनेशन हमें बता रही है कि पार्टनरशिप जो है एक तरह का बिजनेस वो है, रिलेशनशिप है which is between two or more persons, and then what these two or more persons do, they share profits and losses. They share profit and losses of what, they share profit and losses of business, and the business is carried on by all or any one of them for all. ये इसका। now with this definition and other things, इसकी कुछ characteristics निकल के आ रही हैं। एक characteristics क्या है कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना जरूरी है, पार्टनरशिप बिना एग्रीमेंट के नहीं बन सकता। और मैंने ये बताया था कि एग्रीमेंट इंडिया में दोनों तरह के अलाउड है, इट कैन बी ओरल एज वेल एज राइटिंग, दोनों तरह के एग्रीमेंट हो सकते हैं। और ये एग्रीमेंट में लिखा क्या रहता है, एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि बिजनेस वो कैसे कैरी ऑन करेंगे और बिजनेस में उनके ड्यूटीज क्या होंगी, उनके राइट्स क्या होंगे। और जो एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होता है, रिटन फॉर्म में एग्रीमेंट होता है, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। दिस इज वन। तो ये दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज एवरी पार्टनरशिप विल हैव एन एग्रीमेंट whether it's written or it is oral. नंबर ऑफ पर्संस, पार्टनरशिप फर्म के अंदर कम से कम 2 लोग चाहिए, एटलीस्ट 2 पर्संस मिनिमम। और इंडिया में मैक्सिमम 50 लोग अलाउड है पार्टनरशिप में, एंड दैट इज व्हाट वी हैव, मिनिमम 2 पीपल। यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि पहले अगर कहीं आपको पढ़ने में आया ऐसा तो आप इसको ध्यान रखिए। जैसे मैंने कहा कि मिनिमम पार्टनरशिप में 2 लोग चाहिए, मिनिमम 2। पहले क्या था कि बैंकिंग नॉन बैंकिंग बिजनेस अलग अलग था, 10 लोग चाहिए होते थे एंड देन 20 लोग चाहिए बिना बैंकिंग के, बैंकिंग के, ऐसा सब था। बट कंपनीज एक्ट, आप ये ध्यान दीजिएगा, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 जो है, जब ये आया, मतलब पहले, इसके पहले कौन सा था, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, इसके पहले था इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। वो पूरा एक्ट को रिवाइज किया गया और 2013 में एक नया कंपनीज एक्ट आ गया। पहले था 1956, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, ये रिवाइज हुआ, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 रिवाइज होके नया कंपनीज एक्ट आ गया, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो जब इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 आया, ठीक है, तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में उन्होंने लिमिट्स चेंज की। किसकी लिमिट चेंज की, प्राइवेट कंपनीज की। आजकल इंडिया में प्राइवेट कंपनीज की लिमिट पहले 50 थी, अब ये इसको उन्होंने यहाँ पे इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में प्राइवेट कंपनीज की लिमिट को बढ़ा के, प्राइवेट कंपनीज की लिमिट को बढ़ा के 200 कर दिया।
अब 200 लोग हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी, पहले 50 थी। तो जब ये चेंज किया उन्होंने, तो पार्टनरशिप में भी चेंज किया गया। तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 100 लोग पार्टनर्स हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पावर दी गई है, हैज बीन एम्पावर्ड, वो पावर है टू लोअर द लिमिट, इस लिमिट को लोअर करने की। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस लिमिट को लोअर द लिमिट कर सकती है। ये एक्ट में गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया। तो गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन से इस लिमिट को 100 को 50 किया हुआ, इस लिमिट को 50 किया हुआ। तो यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि पार्टनरशिप फर्म में कितने मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दिया गया है। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दिया गया, तो लोग तो ये समझेंगे ना कि भाई पार्टनर्स में कितने हो सकते हैं, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में दिया गया होगा ना। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं दिया गया। कितने पार्टनर्स मैक्सिमम हो सकते हैं, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, बोर्ड में भी पूछा गया कि वो कहां पे, कौन से एक्ट में, और वो कितनी लिमिट है दी गई है एक पार्टनरशिप फर्म में। तो एक बहुत स्वाभाविक सा, एक वेरी नेचुरल किसी के दिमाग में आएगा कि पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर्स हो सकते हो, तो पार्टनरशिप एक्ट में दिया हो, क्योंकि एक्ट ही पार्टनरशिप के लिए बनाया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने इस चीज को हाईलाइट किया। कितने मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं वो दिया गया इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में, और एक्ट के अंतर्गत ये दिया गया है कि मैक्सिमम 100 हो सकते हैं। बट एक्ट में ये भी दिया गया है कि गवर्नमेंट चाहे तो इस लिमिट को कम कर सकती है। तो गवर्नमेंट ने अभी लिमिट 50 रखी हुई। इसका मतलब एक और है, इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि एक पार्टनरशिप फर्म में इंडिया में कितने मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं, तो इसका आंसर 50 होगा, इसका आंसर 50। लेकिन इंडियन कंपनीज एक्ट में क्या लिमिट दी गई है, अगर ये पूछा जाए आपसे, या आपसे ये पूछा जाए कि एक्ट के अंदर किस एक्ट में कितनी लिमिट दी गई, तो एक्ट का नाम है इंडियन कंपनीज एक्ट, और उसमें 100 की लिमिट दी गई है। लेकिन आप साथ साथ ये भी लिख दीजिएगा कि द एक्ट ऑल्सो अलाउज गवर्नमेंट टू लोअर द लिमिट विच द गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड द मैक्सिमम लिमिट टू 50 बाय इट्स नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट ने अपनी नोटिफिकेशन से मैक्सिमम लिमिट 50 की हुई। तो ये पूरी कहानी है, ये आपको ऐसे मालूम। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, पहले एक चीज क्लियर हो गया, मैक्सिमम वाले पार्टनरशिप की क्या, किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? तो मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी, तो एक बार फिर से बता दीजिए। अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि नंबर ऑफ पर्संस कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म। एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं पार्टनरशिप। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वही वाली शीट जो आपने भेजी थी। बिल्कुल बिल्कुल, उसके अंदर ये दिया है कि मिनिमम 2 चाहिए और मैक्सिमम 50 चाहिए। तो मैं इसी से रिलेटेड ये समझा रहा था कि गवर्नमेंट ने ये तो 2 और 50 तो ठीक है। आपसे कोई पूछे कि पार्टनरशिप फर्म में कितने मिनिमम कितने मैक्सिमम, तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जब 2013 में इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 आया, उसके पहले इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 था। तो जब ये आया, इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज की लिमिट 200 कर दी 50 से बढ़ाकर। तो ये हुआ कि पार्टनरशिप की लिमिट बढ़ा दी जाए। पहले पार्टनरशिप ऐसा, जहां तक मैं ध्यान आ रहा है, मतलब वो 10 और 20 था। 10 ये था कि जो बिजनेस है, बैंकिंग बिजनेस, उसमें 10 था, नॉन बैंकिंग में 20 था, या उल्टा हो सकता है बस। तो वो पहले बैंकिंग नॉन बैंकिंग का डिफरेंस है, अब वो बैंकिंग नॉन बैंकिंग का डिफरेंस नहीं, अब सिर्फ सबके लिए एक ही। तो अभी गवर्नमेंट ने ये जब एक्ट में चेंज किया, तो इसी एक्ट में एक पार्टनरशिप फॉर्म में कितने पार्टनर्स हो सकते हैं दिया हुआ है। तो एक्ट के हिसाब से इंडियन कंपनीज एक्ट में तो 100 की लिमिट दे रखी, और गवर्नमेंट को पावर भी दे रखी कि कम कर सके। तो गवर्नमेंट ने अपनी उस वेस्टेड पावर को, जो उसको पावर दे रखी, उससे पार्टनरशिप फर्म की मैक्सिमम लिमिट को 50 किया हुआ। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि एक इंडिया में पार्टनरशिप फर्म में कितने मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं, तो उसका आंसर है 50।
आपसे ये पूछता है कि किस एक्ट में ऐसा दिया गया है कि मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं, तो उस एक्ट का नाम है इंडियन कंपनीज एक्ट, न कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और अगर ये भी पूछा जाता है कि उस एक्ट में कितने पार्टनर्स को मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, तो उस एक्ट के हिसाब से 100 हो सकते हैं। लेकिन आप जब भी 100 जहां लिखे, उसके साथ साथ आपको यह खुद ही बता देना है कि ये गवर्नमेंट के हाथ में भी है, गवर्नमेंट चाहे लिमिट कम कर सकती है। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने उस लिमिट को 50 कर रखा है। पारुल, ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक। अब तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टनरशिप फर्म का? एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्राइवेट प्रॉफिट मोटिव। एक पार्टनरशिप फर्म के लिए बहुत जरूरी है कि एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो बिजनेस करे और प्रॉफिट के लिए बिजनेस करे। एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों ने क्लब बनाया और एक कुछ काम किया, सोसाइटी की हेल्प के लिए कुछ ग्रुप बना दिया, दैट इज नॉट बिजनेस एंड दैट इज नॉट पार्टनरशिप। फॉर पार्टनरशिप, किसी को हम किसी भी एसोसिएशन को, कुछ लोगों के इकट्ठा होने को, आपस में लाभ हानि बांटने को पार्टनरशिप हम तभी कहेंगे जब वो बिजनेस के लिए किया गया होगा और उसमें प्रॉफिट मोटिव। वो इसीलिए बनाया गया है कि वो बिजनेस चलाएंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे, और बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। लीगल, लॉफुल मतलब कानून के हिसाब से होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। और वो बिजनेस 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। खैर, तो नेक्स्ट कंडीशन हमारी ये है कि पार्टनरशिप के लिए बिजनेस होना जरूरी है, बिजनेस लॉफुल बिजनेस हो और उसमें जो प्रॉफिट हो और वो आपस में बांटेंगे। अब हम बात करें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। जो पार्टनरशिप फर्म है उसका जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स आपस के एग्रीड रेशियो में बांटते हैं। एग्रीड रेशियो माने वो रेशियो जिसमें उन्होंने आपस में सहमति बनाई है। लेकिन अगर फर्म को लॉस होता है तो लॉस भी उसी रेशियो में बांटा जाएगा। जब भी मैं ये बात कहता हूं या कहा जाता है कि प्रॉफिट बांटेंगे, तो मतलब इंप्लाइड है कि लॉस भी बांटेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट बटेगा, लॉस भी बटेगा उसी तरह से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है सारे पार्टनर्स एक दूसरे से बंधे हुए। ये मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया भी था। एक पार्टनर दूसरे से बंधा हुआ, ए ने कुछ किया बी भी रिस्पॉन्सिबल है, बी ने कुछ किया ए भी रिस्पॉन्सिबल। कोई ये नहीं कह सकता है कि दूसरे ने किया मुझसे मतलब, ऐसा नहीं। पार्टनरशिप फर्म में सारे बंधे हुए, हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल है और एक दूसरे का एजेंट है। और इसलिए उसके अंदर जो बिजनेस है वो कोई भी एक व्यक्ति चला सकता है, बाकी सबके लिए कोई भी एक चला सकता है। कोई जरूरी नहीं कि सबको बिजनेस करना है, कोई भी एक कर सकता है, लेकिन उसका प्रॉफिट लॉस और उसकी जिम्मेदारी जो है, उसमें जो भी लायबिलिटी आएगी, जो भी लॉस आएगा और जो भी प्रॉफिट आएगा, वो सब बांटेंगे। इसी हमने ये भी डिस्कस किया था लास्ट टाइम, अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप की एक लिमिटेशन है या एक उसकी खूबी क्या है कि पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब जितना भी लॉस होगा, जो कुछ होगा, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी से भी उनको देना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। यहां तक जो मैंने अभी आपसे डेफिनेशन बताई और डेफिनेशन के बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए मेरे से। अब हम बात करें पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड जो है एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर पार्टनरशिप की सारी शर्तें और सारी कंडीशन सब कुछ लिखी रहती है और उसके हिसाब से सारी पार्टनरशिप चलती है। अगर कभी डिस्प्यूट हो जाता है पार्टनर्स में तो इस डीड को देखा जाता है। और ये एग्रीमेंट जो है राइटिंग में हो सकता है, ओरल हो सकता है, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट ये जरूरी नहीं बनाता है कि डीड रिटन में हो, जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट राइटिंग में हो। लेकिन पार्टनर्स में किसी तरह का भविष्य में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो या डिस्प्यूट हो, उसको अगर हटाना है, उसको दूर करने के लिए ये कहा जाता है कि अच्छा होगा कि जो एग्रीमेंट है वो राइटिंग में, कभी बाद में डिस्प्यूट हो, कुछ डिस्प्यूट ऐसा चीज। तो जब राइटिंग में होता है तो पार्टनरशिप डीड हो जाती है। अब डीड में क्या क्या चीजें लिखी हो सकती है? सामान्यतः एवरी डीड ये सब चीजें होंगी। एक तो फर्म का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, वो किस एरिया में बिजनेस करेगी, कहाँ बिजनेस करेगी, क्या करेगी, वो सब चीजें। पार्टनर्स का नाम, एड्रेस क्या है, किस डेट को बिजनेस स्टार्ट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है,
बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट करेंगे, किसी पार्टनर को सैलरी देनी है क्या, कुछ ज्यादा काम कर रहा है तो उसको देनी है, ऐसा लिखना है तो डीड में लिखना पड़ेगा। किसी पार्टनर को कमीशन देना है तो लिखना पड़ेगा। कोई नया पार्टनर एडमिट हो उसके क्या रूल्स होना चाहिए, कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाए तो उसके क्या रूल्स होना चाहिए। ठीक है, शुरू में कितनी कैपिटल लगेगी और कौन कौन कितनी कितनी कैपिटल लगाएगा, कितना कितना पैसा वो अपने यूजलेस बिजनेस से निकाल सकते हैं, क्या पार्टनर्स को उनकी पूंजी पर इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, क्या उन्होंने जो पैसा बिजनेस से निकाला उस पर इंटरेस्ट लिया भी जाएगा। अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, रिटायर हो जाता है, तो उस केस के अंदर उसके अकाउंट का सेटलमेंट कैसे करना, मतलब उसका पैसा कैसे उसको दिया जाए, इंस्टॉलमेंट में दिया जाए, एक साथ दिया जाए, या उसका क्या तरीका होगा, वो सब चीजें लिखी। और अगर कभी डिस्प्यूट हो जाए तो उस डिस्प्यूट को आपस में कैसे सुलझाएंगे, ये सारी चीजें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट ये कुछ चीजें मोटी मोटी हैं जो डीड में लिखी रहती है। मतलब अगर हमें जानना हो कि किस डेट को बिजनेस स्टार्ट हुआ तो हम बिल्कुल वो डीड को देख सकते हैं। हमें ये जानना हो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है तो ये हम डीड से देख सकते हैं। पार्टनर्स का सैलरी देनी है नहीं देनी, ये सब चीजें, ये सब डीड में लिखी रहेगी। फिर पार्टनरशिप डीड में बहुत साफ साफ लिखा रहता है कि कभी कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उस डिस्प्यूट को कैसे सुलझाएं। मैंने आपसे एक बार पहले भी बताई है कि डिस्प्यूट सुलझाने के लिए आपको हायर अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है। मान लीजिए क्लास के अंदर कुछ बच्चों में झगड़ा हो जाए तो उस झगड़े को कौन सुलझाएगा, उस समय जो टीचर है क्लास में वो सुलझाए। अगर वो उस समय जो टीचर पढ़ा रहा है वो नहीं सुलझाएंगे तो क्लास टीचर के पास बात सकती है कि भाई आप, ऐसा हो सकता है क्लास टीचर भी नहीं उस मैटर को सुलझा पाए, तब किसके पास जाएंगे, आप वाइस प्रिंसिपल के पास जाएंगे। वाइस प्रिंसिपल भी नहीं समझा पाए तो प्रिंसिपल के पास जाएंगे। कई जगह वाइस प्रिंसिपल जगह हेडमास्टर होते हैं, हेडमास्टर। तो कहने का मतलब यह है कि पार्टनर्स में भी इसी तरह का जब डिस्प्यूट होगा तो सबसे पहले डीड देखी जाएगी। लेकिन अगर डीड में कोई बात नहीं लिखी गई या डीड साइलेंट है तो डीड के ऊपर क्या आता है, पार्टनरशिप एक्ट आता है। तो आप पार्टनरशिप एक्ट को देखोगे, पहले आप डीड देखोगे फिर पार्टनरशिप एक्ट को देखोगे, ये इसके साथ चलता है। तो एक लेवल वाइज धीरे धीरे आप ऊपर बढ़ेंगे। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये कुछ 5, हम जब अकाउंट, देखिए हम कोई कानून तो पढ़ नहीं रहे, हम बिजनेस स्टडी भी नहीं पढ़, हम तो अकाउंट्स पढ़। तो अकाउंट्स में हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट बांटना है पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटना है तो उसके लिए हमें 5 चीजें चाहिए। एक, तुमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए, और अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो कितनी देनी है और किसको देनी है, क्योंकि प्रॉफिट बांटने से पहले सैलरी देनी पड़ेगी। क्या पार्टनर्स ने जो पैसा लगाया है उस पर इंटरेस्ट देना है तो कितना देना है। अगर कोई पार्टनर ने फर्म से पैसा निकाला है तो कितना, क्या रेट से इंटरेस्ट लेना है उससे। और अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन या एडवांस दिया है तो उसमें उसको कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये 5 चीजें हमारे अकाउंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड। तो जब हम प्रॉफिट बांटते हैं तो हमें इन 5 सवालों का उत्तर चाहिएगा। कब, जब हम बिजनेस का प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, एक फर्म का प्रॉफिट बांटना है तो आप क्या करोगे, इन इन चीजों को 5 पॉइंट पे देखोगे। और ये कहा गया है कि अगर इनमें से कोई भी पॉइंट के बारे में, किसी भी पॉइंट के बारे में डीड में नहीं लिखा है या डीड बनाई नहीं है और डिस्प्यूट हो जाता है पार्टनर्स में, तब आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से फैसला लेना पड़ेगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से फैसला कब, जब डीड साइलेंट है या डीड में है लेकिन डीड के अंदर उस पॉइंट के ऊपर कुछ नहीं कहा गया। तो इन 5 पॉइंट को क्या किस आधार पर होगा, पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से। पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, इन 5 पॉइंट पे हम देखते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट क्या क्या कहता है, अलग अलग क्या बात कहता है। पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है साफ साफ कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है डीड में तो पार्टनर्स प्रॉफिट इक्वली ही बांटेंगे, बराबर बांटेंगे। या तो डीड में लिख दो, डीड में नहीं है तो बराबर बांटेंगे। अगर डीड में नहीं लिखा है तो पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगा, या और कोई किसी तरह के मेहनत करने का पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टनर है उनको करने ही कर रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहा, ऐसा। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है तो किसी भी पार्टनर को हम उसकी पूंजी पर क्या इंटरेस्ट नहीं देंगे, नो इंटरेस्ट। अगर कोई पार्टनर फर्म से पैसा निकालता है तो उस पर इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे। और अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसके ऊपर 6% पर एनम से इंटरेस्ट दिया जाएगा,
उस पे इंटरेस्ट जो दिया जाएगा वो 6% पर annum से देगा। इसका मतलब सीधा सा हुआ, अगर पार्टनरशिप डीड में इनमें से पांचों में से, हाँ पांचों में से कोई पॉइंट मिसिंग है तो एक्ट के हिसाब से फैसला होगा। और एक्ट ने क्या क्या चीजें बहुत साफ की हुई, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली होगा, ठीक है, कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं, कैपिटल नहीं। और पार्टनर जो फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने कैपिटल के अलावा दिया है, उसके ऊपर फर्म 6% दे या 10% दे, एक बार 6% पर एनम से उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा, 6% से इंटरेस्ट दिया जाएगा। यहाँ पर क्लियर है सबको? कोई पॉइंट कंफ्यूजन किसी के अंदर? एनी क्वेश्चंस? हाँ सर अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाए तो? हाँ तो वही हो गया ना, डेथ हो जाए तो उसमें कोई क्या करना, डेथ हो जाती है तो अभी मैंने बताया कि डेथ होने पर हम उसका अकाउंट कैसे सेटल करेंगे, डीड में लिखा रहेगा और रेशियो बदल जाएगा पार्टनर्स का। डेथ हो जाएगी तो 3 पार्टनर्स है और इक्वल बांट रहे हैं, मतलब 33 33 30 बांट रहे हैं, एक डेथ हो तो 50-50 बांटेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और सर अगर मतलब एक बार डीड बन गई है एंड देन सेकंड बदल वापस सकते हैं। बन सकती है? कितनी बार भी बना सकते हैं, कितनी बार भी बदल सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं। डीड बन गई उसको आप बार बार चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। एनी मोर क्वेरीज? नो सर। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मोहन और श्याम आर पार्टनर्स। अब ये बताइए कि ये लोग क्लेम कर रहे हैं, ये क्लेम वैलिड है कि नहीं वैलिड, मतलब उनको उसमें लीगली उनको उनकी बात मानी जा सकती कि नहीं मानी जा सकती। डिस्प्यूट हो गया पार्टनर्स, मोहन एक्टिव पार्टनर है और उनके आपस में कोई डीड वीड है ही नहीं, डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट तभी हो रहा है ना जब डीड लिखी नहीं, उन्होंने वर्बली बात की होगी, बिजनेस चालू कर दिया, अब डिस्प्यूट हो गया। मोहन कह रहा है मैं इतना काम करता हूँ, एक्टिव पार्टनर, मुझे 10,000 रुपए हर साल सैलरी मिलनी चाहिए। तो अब आप बताइए कि अगर मोहन सैलरी मांग रहा है और पार्टनर में डिस्प्यूट है और एग्रीमेंट साइलेंट है, एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो क्या मोहन को सैलरी दी जाएगी 10,000 रुपए पर मंथ पर ईयर के हिसाब से? सर नहीं दी जाएगी। तो जब डीड साइलेंट है, अभी हमने देखा पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से देखेंगे, पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि जब डीड साइलेंट है तो नो सैलरी टू एनी पार्टनर, किसी को सैलरी वैल्यू नहीं। तो यहाँ पर मोहन को सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि डीड इज साइलेंट। सेकेंड, श्याम ने फर्म को लोन दिया है और वो कह रहा है 10% से इंटरेस्ट दो। सर ये भी क्लेम वैलिड नहीं है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6% पर एनम होगा पार्टनर्स के लोन तो पे। श्याम की बात भी नहीं मानेंगे। श्याम्स क्लेम इज आल्सो नॉट वैलिड। श्याम इज एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ओनली एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ठीक है। मोहन ने 20,000 रुपए लगाए, श्याम ने 50,000 रुपए कैपिटल लगाया और मोहन ये चाहता है कि प्रॉफिट जो है बराबर बराबर बटे, तो मोहन की बात मानेंगे? पहल तुम बताओ। यस सर। मोहन की बात माने तो प्रॉफिट तो चाहे कोई भी कितनी कैपिटल लगाए लेकिन प्रॉफिट तो इक्वली बटेगा। श्याम का कहना है कि उसकी कैपिटल उन लोगों को कैपिटल पे 6% से इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए। तो बताइए। नहीं सर वैलिड नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा क्योंकि डीड इज साइलेंट। बिल्कुल सही। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर इस हिसाब से देना। बात समझ में आया कैसे लिखना है आंसर? यस सर। यहाँ पे दिया हुआ मैंने, इसमें के अंदर भी 3-4 पॉइंट्स है। ये इतना पूछ रहा है तो इसके अंदर आप लिखिए कि पार्टनरशिप एक्ट के लिए हिसाब से काम होगा, पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से ये बात है। तो इसलिए इस एग्जाम्पल को आप पढ़िएगा, तो इसलिए इस केस के अंदर ये ऐसा किया जाएगा जैसा मैंने हाईलाइट किया। तो इसको कैसे, उसको एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा मैंने सॉल्व किया हुआ। अब आपको समझ में आया कि किस बेसिस पे क्वेश्चंस करने हैं। पहले तुमको समझ में आया कि क्वेश्चन किस तरह से करने हैं? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब इसके रिदम में तुम्हारा क्वेश्चन तुमने मुझे भेजा था थोड़ा सा लिख के, ठीक है, वो देखा। पारुल तुमने किए क्वेश्चंस या अभी नहीं किए? यस सर सारे कर लिए। भेजा नहीं तुमने अभी मेरे को? हाँ मैं अभी भेज दूंगी। तो अभी तुम भेज दोगे, ठीक है। तो अभी आप मुझे भेज दीजिए, मैं इसको फिर आगे करके आगे हम प्रोसीड करते हैं। पहल तुम भी इसको करके आज खत्म कर दो इसको, फिर अब और ज्यादा लेट नहीं करो। यस सर मैं भी भेज दूंगी। नेक्स्ट चीज समझानी है, इसके बाद पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम स्टार्ट करते हैं।